देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके पीछे सबके अपने अपने सवाल और अपने अपने तर्क हैं। सरकार की तरफ से 2 सितंबर को एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के अध्ययन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक पैनल गठित करने के बाद से इस प्रस्ताव को और जोर मिला है। लेकिन सवाल है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। अगर राज्य विधानसभाएं अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने से इनकार कर दे तब क्या होगा। सवाल यह भी है कि क्या विधानसभाओं को उनकी सहमति के बिना भंग किया जा सकता है। क्विंट हिंदी के इस वीडियो में हम इन जरूरी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कितना संभव और कितना मुश्किल है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से बात की है। हेगड़े कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव सुनकर तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कई रुकावटें हैं। कानून में निश्चित रूप से विधानसभाओं के कार्यकाल को तय करने वाले संवैधानिक संशोधन होंगे और इसके लिए संविधान के कम से कम 5 आर्टिकल में बदलाव करना होगा। इनमें आर्टिकल 83(2 जो कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सदन को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल 85(2)(b) है, जिसमें कहा गया है कि भंग करने से मौजूदा सदन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और आम चुनाव के बाद एक नया सदन बनाया जाएगा। तीसरा आर्टिकल 172(1) है, जिसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा 5 साल की अवधि तक चलेगी, बशर्ते कि इसे बीच में भंग न कर दिया जाए। चौथा आर्टिकल 174(2)(b) है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल कैबिनेट की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। और पांचवा आर्टिकल 356 है, जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में बात करता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या इतना बदलाव सरकार के लिए करना आसान है, क्योंकि इसको करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत के लिए संविधान में 3 शर्तें दी गई हैं। पहला, कि सदन में मतदान के समय कम से कम 2/3 सदस्यों का हाजिर रहना जरूरी है। दूसरा, कि सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। और तीसरा, कि संशोधन संसद में पारित हो जाता है तो इसे भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित किया जाना जरूरी है। यानी सरकार को इन 3 चरणों से गुजरना होगा। लेकिन अगर सरकार इस स्टेज को पार भी कर लेती है तो भी उसके सामने कई अड़चनें हैं, जैसे चुनाव की तारीख को निश्चित करना कि आखिर किस तारीख को पूरे देश भर में चुनाव कराना है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किए जाने से सरकार जनता पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी और राजनेताओं और अफसरों के पास ज्यादा समय होगा। हालांकि अमल के नजरिए से ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए पहली जरूरत देश भर में संसद और सभी राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल को एक जैसा बनाना होगा। ऐसा करने के लिए एक तारीख तय करनी होगी जिससे सभी का कार्यकाल एक बराबर होगा। लेकिन ये तारीख तय करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हेगड़े एक दूसरी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव आमतौर पर 6-7 चरणों में होते हैं। इसकी वजह खास तौर से ये है कि आपको केंद्रीय बलों को एक दूसरे चुनाव क्षेत्र में भेजना होता है और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई भी पार्टी किसी खास राज्य में वहां के सुरक्षा बल पर भरोसा करने को राजी नहीं होती है। ऐसे में आपको हर 5 साल में एक साथ इतने अर्धसैनिक बलों का विस्तार करना होगा और उन्हें फिर हटाना होगा, जो आसान बात नहीं है। अगर सरकार ये सब कर भी लेती है तो उसके सामने अगली समस्या कानूनी रुकावटें हैं, क्योंकि अगर कोई पार्टी 2 साल तक सत्ता में रहने के बाद किसी विधानसभा में बहुमत गंवा देती है या विश्वास मत हार जाती है और एक नई पार्टी सत्ता में आती है तो क्या होगा। वैसे ही अगर कोई पार्टी सत्ता से हट जाती है और विपक्ष के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है तब क्या होगा। इन सवालों के जवाब में हेगड़े कहते हैं कि अगर एक पार्टी सदन में बहुमत खो देती है या विश्वास मत हार जाती है और दूसरी पार्टी कोई विकल्प पेश करने में नाकाम रहती है तो आपके पास 2 अलोकतांत्रिक विकल्प बचते हैं। पहला ये कि सरकार सदन के विश्वास के बिना चलती रहे और दूसरा ये कि राज्यों के मामले में राज्यपाल सत्ता संभाल सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब सवाल है कि अगर राज्य विधानसभाएं अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने से इनकार कर दे तब क्या होगा। क्या विधानसभाओं को उनकी सहमति के बिना भंग किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में हेगड़े बताते हैं कि पिछला उदाहरण 1977 का है, जब जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने उन सभी राज्यों को जनता से नया जनादेश लेने की सलाह दी थी जहां कांग्रेस हार गई थी। इसे राजस्थान के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
हालांकि उस समय के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का समर्थन किया था, लेकिन हेगड़े इस बात पर संदेह जताते हैं कि क्या सिर्फ चुनावों को एक साथ कराने के लिए इस तरह के किसी कदम को सही ठहराया जा सकता है। वह उदाहरण के लिए कर्नाटक का मामला लेते हैं, जहां इसी साल एक नई सरकार बनी है। क्या आप वहां विधानसभा भंग करने के लिए कह सकते हैं? क्या इस तरह विधानसभा को भंग करना अदालत में सही ठहराया जा सकेगा? लेकिन अब इन सबके ऊपर बड़ा सवाल ये है कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय संविधान के मूल ढांचे को पास कर सकेगा? इस सवाल के जवाब में हेगड़े कहते हैं कि ये एक बेहद जटिल बहस का मुद्दा है। बावजूद संसदीय लोकतंत्र संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संसदीय रूप के लिए जरूरी है कि सरकार को सदन का विश्वास हासिल होना चाहिए, और अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां ऐसी कोई सरकार मुमकिन नहीं है, तो जनता के बीच जाने का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव में यह शामिल है कि विधानसभाओं को किसी भी तरह भंग नहीं किया जा सकता है, तो आपके पास गैर प्रतिनिधि सरकारें हो सकती हैं, और यह निश्चित रूप से संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। अब जाते जाते जान लेते हैं कि क्या भारत में कभी एक साथ चुनाव हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हुए हैं। भारत में 1951, 1957 और 1962 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। लेकिन कुछ राज्यसभाएं और लोकसभा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही भंग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सदन में अपना विश्वास खो दिया था। इसी वजह से एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को खत्म करना पड़ा।